अब हम उदारवादी नेताओं की या उदारवादियों की विचारधारा और कार्यप्रणाली के बारे में बात करेंगे। तो उदारवादी जो नेता थे, उनकी ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति भक्ति भावना थी। उनके कार्य करने की विधि उसका अपवाद नहीं हो सकती थी। उदारवादी नेता पूर्णतया वैधानिक तरीकों पर आश्रित थे। प्रतिवर्ष कांग्रेस के अधिवेशनों में पारित मांगे समाचार पत्रों और भाषणों द्वारा जनसाधारण में प्रसारित करते थे। बड़ी बड़ी याचिकाएं एवं स्मरण पत्र भारत सरकार एवं गृह सरकार की सेवा में प्रस्तुत करते थे, जिनमें अत्यधिक विनम्र भाषा का प्रयोग किया जाता था। इन याचिकाओं एवं स्मरण पत्रों में कहा जाता था कि हम हमारी प्यारी लोकप्रिय सरकार से प्रार्थना करते हैं कि उपयुक्त सुधारों को लागू करने की कृपा कर हमें अनुग्रहित करें। इतना ही नहीं, कांग्रेस अपने प्रस्तावों से इंग्लैंड के अधिकारियों को अवगत कराने हेतु समय समय पर अपने शिष्टमंडल लंदन भेजती थी, जहां भारत की राष्ट्रीय समस्याओं को वहां के समाचार पत्रों द्वारा गृह सरकार और जनता तक पहुंचाते थे। इस युग में हमें एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता जबकि सरकार के विरुद्ध विश्वमन या हिंसात्मक प्रचार किया गया हो, किंतु उनके ये तरीके उस समय की परिस्थितियों के सर्वथा अनुकूल थे और उस युग में इससे अधिक की आशा भी नहीं की जा सकती थी। ब्रिटिश सम्राट के प्रति उदारवादी राजभक्ति रखते थे और ये राजभक्ति उनको विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार के प्रति विश्वास रखेंगे तो हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। उदारवादी ब्रिटिश शासन के समर्थक एवं प्रशंसक थे। वे असहयोगी क्रांतिकारी विचारों के विरोधी थे। उदारवादी कांग्रेसी नेता उच्च मध्यम वर्गीय घरानों के थे तथा अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता आदि नेताओं के हृदय में ब्रिटिश शासन के प्रति कृतज्ञता की भावना थी। उनका कहना था कि ब्रिटिश शासन ने ही भारत को आधुनिक सभ्यता के मार्ग पर अग्रसर किया है, स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की है और आदर्शवाद, तर्कवाद, शिक्षा और यातायात के साधनों द्वारा राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया और देश की बिखरी हुई जनता को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। अतः कांग्रेस के उदारवादी नेता ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति भावना रखते थे तथा राजनीतिक जागृति के लिए अपने को अंग्रेजों का कृतज्ञ मानते थे। इसलिए ब्रिटिश शासन की आलोचना या राजनीतिक आंदोलन में उनका कोई विश्वास नहीं था। हम बात करें दूसरे पॉइंट में, ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में उनको विश्वास था। इसके साथ ही ब्रिटेन के साथ संबंध भारत के हित में समझते थे और ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रमिक सुधारों में विश्वास करते थे। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग की गई और वैधानिक उपायों में विश्वास किया गया। हम बात करते हैं उदारवाद का लक्ष्य क्या था। तो राजनीतिक स्वशासन की प्राप्ति उदारवाद का लक्ष्य था। वे क्रमिक सुधारों में विश्वास करते थे। उदारवादियों की कार्य पद्धति संवैधानिक साधनों में विश्वास था उनका। और हम बात करें उदारवादियों की सफलताएं और भारतीय राजनीति में उनका क्या स्थान था, क्या ये उदारवादी आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने में किसी भी तरह से कामयाब कोई महत्वपूर्ण योगदान था, तो हम इसे 4 पॉइंट्स के तहत बात करेंगे। पहला, ब्रिटिश शासन के इसने दोष स्पष्ट किए थे। तो जो बार बार प्रार्थना पत्र देते थे, उससे समाचार पत्रों से जनता में और भारतीय नेताओं में, लोगों में ये बात फैलने लगी और ब्रिटिशर्स में भी कि भाई ये शासन जो है इसमें कितने दोष हैं। भारतीय राष्ट्रीयता के जनक थे। सबसे पहले उदारवादी लोगों ने भारतीय राष्ट्रीयता की बात को उठाया था। वो चाहे संवैधानिक तरीकों से उठाया, प्रार्थना पत्रों के माध्यम से उठाया, लेकिन जो बात चेतना जो जागृत हुई थी वो सबसे पहले उदारवादी। तो इसमें इनका बड़ा भारतीय राजनीति में बड़ा स्थान रहा है। तो भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान की इन्होंने, लोगों को राजनीतिक चेतना के प्रति जागृत किया और सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम बात कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इन्होंने आधार तैयार किया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार तो उदारवादियों की विचारधारा और कार्य पद्धति या जो
इनका 1885 से 1905 तक इनका कार्य प्रणाली थी वो, इसकी वजह से ये सब हुआ। बजाय इसके कि सरकार, ब्रिटिश सरकार भारतीयों की कोई बात सुनती, उल्टा उन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। इसी से जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे वो उग्रवादी विचारधारा की तरफ डाइवर्ट होने लगे। और आगे हम देखते हैं कि 1906 से 1919 तक उग्रवादी आंदोलन यानी कि कांग्रेस में ऐसे नेताओं का बाहुल्य रहा जो क्रांतिकारी थे, क्योंकि सरकार की नीतियां लगातार इस तरह से बदलती जा रही थी। धन्यवाद। इस टॉपिक में इतना ही।